लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे जैव अणु के बारे में, यानी कि जैव अणु किसे कहते हैं। तो इसे जो आप दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं उन्हें हम लोग जैव अणु कहते हैं। या फिर इसे आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किसी जैव के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जो जटिल अणु होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं जैव अणु। याद रखिएगा, जो जीवधारी होते हैं यानी कि जो जीव होते हैं उनके शरीर के अंदर जो है कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं और उन क्रियाओं में जो जटिल अणु भाग लेते हैं उन्हें ही हम लोग बोलते हैं जैव अणु। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। या फिर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा बता सकते हैं प्रोटीन, या फिर आप बता सकते हैं विटामिन। ये सभी जो है यहाँ पर जैव अणु होते हैं, ये यानी कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो ये सभी यहाँ पर जैव अणु कहलाएंगे। अब इसके बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन व फिर ऑक्सीजन युक्त जो है पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। इनका सरलतम सूत्र आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं सरलतम सूत्र। तो इनका जो सरलतम सूत्र होता है वो होता है CH2O। इसके अलावा अगर हम लोग सामान्य सूत्र की बात करें तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है उससे आप इस प्रकार से बता सकते हैं, यानी कि CX, इसके बाद होता है H2OY। तो ये यहाँ पर इनका सामान्य सूत्र है। इसके अलावा ये यहाँ पर इनका सरलतम सूत्र है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके लिए आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन कौन सा है। एक दूध, यानी कि दूध से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। इसके अलावा गन्ना, इससे भी मिल जाएगा। चुकंदर, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। इसके अलावा आम, केला, आलू, गाजर, अंगूर, चावल, जौ, मक्का, इसके अलावा बाजरा, ज्वार आदि। तो ये सभी जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। दूध से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, गाजर से मिल जाएगा, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी से यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण की बात करें तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं आपके। एक आप बता सकते हैं ग्लूकोज, ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा दूसरा सुक्रोज, ये जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज और इसके अलावा सुक्रोज। अगर यहाँ पर बात करें तो ग्लूकोज आप बता सकते हैं रक्त शर्करा, इसे हम लोग बोलते हैं रक्त शर्करा। और जो आपका सुक्रोज है जिसे हम लोग बोलते हैं चीनी, ये आपका सुक्रोज। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C12, इसके अलावा H22O11। और अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H12, इसके अलावा O6। इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए जो अभी आपको बताया गया था CX, इसके अलावा H2OY, तो इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इसे आप इस प्रकार लिखिए, C यहाँ पर हो जाएगा 6, इसके बाद लिख दीजिए H2O का होल 6, तो ये आपका X हो जाएगा और यहाँ पर Y हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया जाता है। अब सभी प्रकार इसके यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है जल अपघटन के आधार पर किया जाता है। जल
अपघटन के आधार पर। इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण स्वाद के आधार पर किया जाता है, स्वाद के आधार पर। और इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अपचयन के आधार पर किया जाता है, अपचयन के आधार पर। तो अगर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल अपघटन के आधार पर इसका वर्गीकरण करें तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। इसके अलावा दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार से यहाँ पर जल अपघटन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अगर स्वाद के आधार पर हम लोग ज्ञात करें तो स्वाद के आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक शर्करा और दूसरा अशर्करा। इसके अलावा अगर अपचयन के आधार पर बात करें तो अपचयन के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचायक शर्कराएं, अपचायक शर्कराएं, और दूसरा होता है अनअपचायक शर्कराएं, अनअपचायक शर्कराएं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जल अपघटन के आधार पर। ध्यान दीजिए, इसमें जल अपघटन के आधार पर बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, इसके बाद ऑलिगोसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के बारे में आप बता सकते हैं कि इनका जो है जल अपघटन नहीं होता है। याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनका जल अपघटन नहीं होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें जैसे ग्लूकोज, इसके अलावा गैलेक्टोज, इनका जो है जल अपघटन नहीं होता है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा जो दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं इनके जल अपघटन से जो है 2 से लेके 10 तक जो है आपके मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जैसे कि सुक्रोज, इसके अलावा लैक्टोज, या फिर दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा। और इसके बाद ध्यान दीजिए पॉलीसैकेराइड, तो इसमें बता सकते हैं कि इनके जल अपघटन से जो है 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा कि इनके जल अपघटन से जो है 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। इसमें आपको बताया गया था कि 2 से 10 तक, और इसमें जो है 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जैसे कि स्टार्च, इसके अलावा सेलुलोज। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए स्वाद के आधार पर, इसके आधार पर बताया गया आपको कि 2 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा, दूसरा अशर्करा। तो शर्करा के बारे में बता सकते हैं कि ये जो है क्रिस्टली, मीठे व जल में घुलनशील होते हैं। शर्करा जो है ये क्रिस्टली, इसके अलावा मीठे व जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं ग्लूकोज, और इसके अलावा फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और अगर यहाँ पर हम लोग अशर्करा की बात करें तो इसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो है अक्रिस्टलीय होते हैं, इसके अलावा ये मीठे नहीं होते हैं और जल में कम घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो है अक्रिस्टलीय होते हैं, इसके अलावा मीठे नहीं होते हैं और जल में जो है कम घुलनशील होते हैं। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं स्टार्च, इसके अलावा सेलुलोज। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अपचयन के आधार पर। तो अपचयन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचायक शर्कराएं, दूसरा अनअपचायक शर्कराएं।
तो अपचायक शर्कराएं के बारे में बता सकते हैं कि ये जो है अपचायक का कार्य करते हैं और इनमें जो है याद रखेगा एल्डिहाइड यानी कि CHO और इसके अलावा जो है कीटोन ग्रुप होता है। ये आप लोग याद रखेगा कि ये जो है अपचायक का कार्य करते हैं, इसके अलावा इसमें CHO और CO ग्रुप जो है उपस्थित होता है। और इसके अलावा इसमें बता सकते हैं कि ये जो है सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड होते हैं। याद रखिएगा इसमें सुक्रोज को छोड़कर जो है सभी मोनो व डाइसैकेराइड जो है वो होते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं एग्जांपल में ग्लूकोज, यहाँ पर आप बता सकते हैं ग्लूकोज, इसके अलावा फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, इस प्रकार से आप बता सकते हैं यहाँ पर इत्यादि। याद रखिएगा केवल सुक्रोज को छोड़कर सभी होते हैं। इसके बाद है अन्य अपचायक शर्कराएं, तो इसमें बता सकते हैं कि ये जो है टॉलन अभिकर्मक व फेहलिंग विलयन का जो है अपचयन नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि ये जो है टॉलन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें सुक्रोज। इस प्रकार से जो आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण या फिर आप बोल सकते हैं मॉलिस परीक्षण, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसकी आप पहचान कैसे करेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिस परीक्षण। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप किस प्रकार से पहचान करेंगे। जिस पदार्थ में आपको कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है, सबसे पहले उस पदार्थ का हम लोग जलीय विलयन लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पदार्थ का जलीय विलयन। तो जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है उस पदार्थ का हम लोग यहाँ पर जलीय विलयन लेते हैं और उस जलीय विलयन में आपको मिलाना है मॉलिस अभिकर्मक। जलीय विलयन में जो है आपको मिलाना है मॉलिस अभिकर्मक। और मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है आप बता सकते हैं इसके बारे में कि अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन, 10% विलयन, ये जो होता है ये मॉलिस अभिकर्मक होता है। याद रखिएगा कि अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन, ये क्या कहलाता है मॉलिस अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि जो पदार्थ का जलीय विलयन लेना है और इसमें आपको क्या मिलाना है मॉलिस अभिकर्मक। तो जब वहाँ पर मॉलिस अभिकर्मक मिलाएंगे और उसके बाद जो परख नली में आपको ये मिश्रण लेंगे, उस परख नली की दीवार के सहारे, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि परख नली की दीवार के सहारे, इसमें जो है आपको H2SO4 बूंद बूंद करके डालना है। याद रखिएगा यहाँ पर H2SO4 जो है ये आप बूंद बूंद करके उसमें डालेंगे। जब बूंद बूंद करके उसमें डालेंगे तो उसमें जो है यहाँ पर दो परतों के बीच आप बता सकते हैं उसमें कि दो परतों के बीच लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं कि जब दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डाला जाता है तो दो परतों के बीच जो है लाल या फिर भूरे रंग का जो है छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद जो है बैंगनी रंग का हो जाता है। याद रखिएगा कि जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। और जब वो बैंगनी रंग का हो जाता है तो यहाँ पर जो है आप कार्बोहाइड्रेट की पहचान कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित है। तो आप बताएंगे यहाँ पर तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित है। इस प्रकार से यहाँ पर यह परीक्षण किया जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको इस प्रकार से लिखा है, नहीं कि इसमें प्लस लगा दिया है, इसके अलावा तीर लगा है। बाकी आपको किस प्रकार से लिखना है अब ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि पदार्थ के जलीय विलयन में, याद रखिएगा पदार्थ के जलीय विलयन में मॉलिस अभिकर्मक यानी कि अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन डालकर
परख नली को बिना हिलाए बहुत सावधानी से जो है परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर दो परतों के बीच जो है यहाँ पर लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद जो है बैंगनी रंग का हो जाता है। तो पदार्थ में जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जो है वो निश्चित हो जाती है। एक बार ध्यान दीजिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप इसमें लिखेंगे कि पदार्थ के जलीय विलयन में मौलिक अभिकर्मक यानी कि अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन डालकर परख नली को बिना हिलाए जो है बहुत सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर दो परतों के बीच जो है लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जो है वो निश्चित हो जाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे कि ग्लूकोज किसे कहते हैं, इसके अलावा इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके अलावा ग्लूकोज की संरचना क्या होती है। इसका सूत्र होता है C6H12 यानी कि H12, इसके अलावा O6, ये जो है यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसे जो है डेक्सट्रोज भी बोला जाता है, डेक्सट्रोज। और इसके अलावा इसे D+ ग्लूकोज भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर में बताया जा रहा है कि यह जो है मोनोसैकेराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और इसका निर्माण जो होता है वो सुक्रोज तथा स्टार्च से किया जाता है। यही आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो सुक्रोज और इसके अलावा स्टार्च से किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है ग्लूकोज के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा, यानी कि जब सुक्रोज का हम लोग अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज जो है किस प्रकार से बनता है, इसके लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए सुक्रोज, तो सुक्रोज के लिए सूत्र होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो है अम्लीय जल अपघटन कराना है, तो जल अपघटन यानी कि H2O और माध्यम कैसा होगा अम्लीय, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं H+। तो जब इसकी उपस्थिति में यहाँ पर इसका जल अपघटन होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दो प्रकार के अणुओं में टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा C6H12O6, इसके अलावा प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 6 कार्बन चले गए, 6 कार्बन बचेंगे तो ये हो जाएंगे 6 कार्बन। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर H कितने थे 22 और 2 ये 24 थे, इसमें से 12 ये हो गए। इसके बाद यहाँ पर कितने हो जाएंगे H12। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन कितने 11 और एक ये 12, तो 6 ये हो गए और अब 6 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। और जो दूसरा अणु बना है इसे बोलते हैं फ्रक्टोज। तो एक यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज और दूसरा हो जाएगा फ्रक्टोज। तो इस प्रकार जो हम लोग सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली विधि, यानी कि स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा किस प्रकार से ग्लूकोज निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको प्रयोग करना है स्टार्च। स्टार्च होता है C6H10, इसके अलावा O5 का होल N, यहाँ पर इतना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जल अपघटन करा रहे हैं तो H2O, इसके हम लोग N अणु लेंगे यहाँ पर। इस प्रकार से माध्यम कैसा होगा अम्लीय हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज के N अणु बन जाएंगे, यानी C6H12O6, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ग्लूकोज इस प्रकार से, और ये यहाँ पर हो जाएगा स्टार्च। तो इस प्रकार जो हम लोग स्टार्च के द्वारा यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ग्लूकोज की संरचना, अभी आपको इसका अणुसूत्र बताया गया था C6, इसके अलावा होता है H12 और फिर होता है O6, ये इसका अणुसूत्र है। तो अब ध्यान दीजिए जब इसका आप संरचना सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कार्बन कितने हैं 6, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हो जाएंगे 6 कार्बन। इसके अलावा ध्यान दीजिए सबसे पहले होता है यहाँ पर CHO, इसके बाद होता है CHOH, फिर यहाँ पर होता है CHOH, CHOH, यहाँ पर भी HOH और फिर लास्ट में होता है
CH2OH। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं आपके पास, 6। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो 6 हो गए आपके पास कार्बन। इसके अलावा ऑक्सीजन ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 12, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और एक ये 12। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ग्लूकोज की संरचना बना सकते हैं। आप इसे दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, जो ये वाला भाग है इसमें ये सेम है, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि CHO और इसके बाद आप लिखेंगे CHOH का होल 4, क्योंकि 1 2 3 4 ये चारों एक जैसे थे, इतना हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा CH2OH। तो आप इसकी संरचना जो है इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये आपको इसलिए बता दिया गया ताकि आपको इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ग्लूकोज की मुख्य अभिक्रियाएं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इसके अलावा ये बॉन्ड लगे हैं 2 यहाँ पर, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समूह। तो इसकी अभिक्रियाएं आपको यहाँ पर बतानी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्सी एमीन से करा दें, हाइड्रोक्सी एमीन यानी कि NH2OH, ये होता है आपका हाइड्रोक्सी एमीन। अगर इससे हम लोग अभिक्रिया करा दें ग्लूकोज की तो बनता है ग्लूकोऑक्जिम, याद रखिएगा, बनता है ग्लूकोऑक्जिम। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोऑक्जिम। और इसके अलावा जो इसकी दूसरी अभिक्रिया होती है, अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN से करा दें, तो इससे कराने पर बनता है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। यहाँ पर बनता है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ये बन जाता है। तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर जो पहली अभिक्रिया है इसमें आपको बताया गया है कि जो ग्लूकोज है इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग हाइड्रोक्सी एमीन से कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोऑक्जिम। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र अभी आपको बताया गया है CHO, इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं CHOH का होल 4 और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, इतना होगा। तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया होगी NH2OH से, तो ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा और इसके अलावा यहाँ से ध्यान दीजिए ये वाला H2 निकल जाएगा। तो ये H2 और ये O, यानी कि यहाँ से जो है H2O निकल जाएगा। तो जब H2O निकल गया तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा CH, इस प्रकार से यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला N आके जुड़ेगा और ये वाला OH, तो ये इतना हो गया। बाकी सेम उसी प्रकार से रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा CHOH का होल 4 इस प्रकार से। और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, ये इतना बन जाएगा। तो इस प्रकार ये ग्लूकोज है। जब इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर हाइड्रोक्सी एमीन से कराते हैं तो क्या बन जाता है, इसमें ग्लूकोऑक्जिम बन जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये आपका ग्लूकोज है, ध्यान दीजिए इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसकी दूसरी अभिक्रिया ध्यान दीजिए, यानी कि जो हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति में होगी, तो इसके लिए ध्यान दीजिए जो यहाँ पर CHO लिखा गया इसे आप ऐसा लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O करके, तो यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल 4 इस प्रकार से। और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, इतना हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये होल 4 लिखा हुआ है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी क्रिया किससे करानी है आपको, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर CN जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये वाला H आके जुड़ेगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया आपका CH, इससे एक तो आपका बन जाएगा ये वाला OH जुड़ जाएगा इस प्रकार से और दूसरा क्या जुड़ जाएगा CN, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CN। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल 4 और इसके अलावा हो जाएगा CH2OH। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन और इसे बोलते हैं ग्लूकोऑक्जिम। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी कि ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज
जब इसकी अभिक्रिया हम लोग ब्रोमीन जल से कराते हैं यानी कि Br2 जल से, तो इसका यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण होता है, और जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसमें बनता है ग्लूकोनिक अम्ल, इसमें बन जाता है ग्लूकोनिक अम्ल, ये बनता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्लूकोज है और यहाँ पर ब्रोमीन जल, इसकी उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो इसमें बनता है ग्लूकोनिक अम्ल। और आप लोग याद रखिएगा इस क्रिया में जो है केवल जो CHO समूह होता है ये यहाँ पर ऑक्सीकृत होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया में केवल जो CHO समूह है यही ऑक्सीकृत होता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका हम लोग सूत्र लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा CHO, यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल 4 और इसके अलावा हो जाएगा CH2OH, इस प्रकार से। तो जब इसका यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे ब्रोमीन जल की उपस्थिति में यानी कि Br2 जल की उपस्थिति में, तो आपको क्या बताया गया कि जो CHO है केवल ये ऑक्सीकृत होता है, यानी कि जो CHO है ये यहाँ पर बन जाएगा COOH, बाकी सेम वैसा ही रहेगा यानी कि CHOH का होल 4 और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, इस प्रकार से। यानी कि इसमें जो CHO है केवल यही ऑक्सीकृत होता है, तो ये यहाँ पर जो बना है इससे ही हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। याद रखिएगा इसे बोला जाता है ग्लूकोनिक अम्ल, और ये आपका यहाँ पर है ग्लूकोज। इसके अलावा जो इसकी दूसरी अभिक्रिया है इसमें आप बता सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अगर इसका ऑक्सीकरण जो हम लोग HNO3 के द्वारा कराएं तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसमें बनता है ग्लूकैरिक अम्ल। याद रखिएगा इसमें बन जाता है ग्लूकैरिक अम्ल, और इसमें याद रखिएगा यहाँ पर जो है इसमें जो आपका CHO ग्रुप होता है और इसके अलावा जो CH2OH ग्रुप होता है ये दोनों यहाँ पर जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये दोनों यहाँ पर जो है COOH में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका ये CHO ग्रुप था ये केवल COOH में ऑक्सीकृत हो गया है, ये वाला नहीं हुआ है। लेकिन जो ये वाली अभिक्रिया है इसमें जो आपका CHO और CH2OH है ये दोनों जो है यहाँ पर COOH में ऑक्सीकृत हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, इसमें जब अभिक्रिया लिखेंगे तो आप बता सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा CHO, इसके बाद CHOH का होल 4, इसके बाद CH2OH, इतना हुआ। यहाँ पर आप लिखेंगे HNO3, तो जब यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो CHO है ये बन जाएगा COOH, इसके अलावा हो जाएगा CHOH का होल 4 और इसके अलावा जो CH2OH है ये आपका यहाँ पर बदल जाएगा COOH में। तो ये यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकैरिक अम्ल, या फिर आप बोल सकते हैं शैकेरिक अम्ल। याद रखिएगा ग्लूकैरिक अम्ल या फिर आप बोल सकते हैं शैकेरिक अम्ल। इसके बाद ध्यान दीजिए ग्लूकोज का अपचयन, तो जो ग्लूकोज होता है इसका अपचयन जो होता है वो H2 और Na की उपस्थिति में होता है, ये यहाँ पर उत्प्रेरक है। तो जब इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन होता है तो ये बन जाता है यहाँ पर सॉर्बिटॉल। याद रखिएगा इसमें बनता है सॉर्बिटॉल। तो ग्लूकोज इसका सूत्र आप लिख सकते हैं CHO, यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल 4, इसके अलावा हो जाएगा CH2OH, ये हो गया आपका ग्लूकोज। यहाँ पर उत्प्रेरक हो जाएगा H2Na, यानी कि ये अपचयक का कार्य करेगा। तो जब इस अपचयक की उपस्थिति में इसका अपचयन होगा तो यहाँ पर बन जाएगा सॉर्बिटॉल, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा CH2OH, जो CHO था ये भी किस में बदल जाएगा CH2OH में, इसके अलावा CHOH का होल 4, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं सॉर्बिटॉल, और ये क्या है आपका ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का अपचयन किस में हो जाता है सॉर्बिटॉल में हो जाता है। और यहाँ पर अपचायक जो होते हैं वो सोडियम अमलगम, इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये जो है यहाँ पर अपचायक का कार्य करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है किण्वन। तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वो एथिल अल्कोहल में जो है परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। जब इसका किण्वन होता है, और यहाँ पर जो किण्वन होता है वो जाइमेज की उपस्थिति में होता है, तो जब इसकी उपस्थिति में इसका किण्वन कराते हैं तो यहाँ पर ये जो है एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि C2H5OH, और इसके अलावा इसमें जो है CO2
गैस निकलती है। इसको अगर आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा और यहाँ पर भी 2 से गुणा, तो ये जो बना है आपका ये बनता है एथिल अल्कोहल। तो ग्लूकोज के किण्वन से जो है यहाँ पर एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर एथिल अल्कोहल और ये यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज का किण्वन होता है तो इससे क्या बनता है, एथिल अल्कोहल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ग्लूकोज की फिशर संरचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। ये जो है फिशर ने दी थी, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं फिशर संरचना। अब ध्यान दीजिए ग्लूकोज की फिशर संरचना क्या होती है, इसमें अभी आपको बताया गया। सबसे पहले ऊपर क्या होता है, CHO ये होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए ये आपका पहला कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और फिर इसके बाद छठवां कार्बन, इतना होता है। तो यहाँ पर ये पहला कार्बन होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें एक तरफ होता है H और इसके अलावा यहाँ पर होता है OH। फिर इसके बाद यहाँ पर होता है H और यहाँ पर होता है OH। इसके बाद यहाँ पर OH, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH और फिर यहाँ पर H और लास्ट में होता है CH2OH। इससे ही हम लोग बोलते हैं फिशर संरचना। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है फिशर संरचना। कुछ जगह पर इसे दूसरे प्रकार से भी बनाया गया। ध्यान दीजिए इसे इस प्रकार से बनाया गया, यानी कि यहाँ पर होता है आपका CHO, इसके बाद इसमें एक सीधी रेखा इस प्रकार से और इसके बाद 1 2 3 और फिर 4 और सबसे लास्ट में होता है CH2OH। बाकी सेम इसी प्रकार से यहाँ पर होता है H, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। यहाँ पर ध्यान दीजिए इनमें कार्बन लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्बन होता है। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन। ये जो संरचना है इससे भी हम लोग बोलते हैं फिशर संरचना। आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये होती है फिशर संरचना। यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्लूकोज का जो है सही नाम इन्होंने बताया D+ ग्लूकोज होता है। इन्होंने बताया फिशर ने कि जो ग्लूकोज है इसका सही नाम जो होता है वो D+ ग्लूकोज होता है, D+ ग्लूकोज। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर D शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, यहाँ पर ये इसकी विशेष संरचना के कारण, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए जो OH समूह है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, इधर केवल एक ही OH है, बाकी इधर 3 OH है। तो इस विशेष संरचना के कारण जो इसे हम लोग D शब्द का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और जो प्लस यूज हुआ है इसका मतलब यहाँ पर दक्षिण ध्रुवण घूर्णता के कारण, याद रखिएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता के कारण जो है इसे हम लोग D+ ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, या फिर इससे आप बोल सकते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो अब ध्यान दीजिए जो अभी आपको एक संरचना बताई गई थी उसमें बताया गया था CHO। तो सबसे पहले CHO जो होता है उसे आप ऐसा लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H, तो ये आपका हो जाएगा CHO इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, इसी प्रकार से चौथा कार्बन, फिर इसके बाद पांचवा कार्बन और फिर यहाँ लास्ट में होगा छठवां कार्बन। बाकी सेम उसी प्रकार जो भी आपको बताया गया था फिशर संरचना में, यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर H, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर H और लास्ट में होता है CH2OH। अगर नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये पहला कार्बन है और इसके अलावा जो ये पांचवा कार्बन है, इसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि जो इसका ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल कर जो है इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, यानी कि इधर इस ऊपर वाले यानी कि पहले वाले कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है इसके पास ये वाला हाइड्रोजन चला जाता है। और जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है तो जो इसका ये वाला बॉन्ड है यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है फिर यहाँ पर आ जाता है इस प्रकार से। जब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर चला जाता है तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें एक संरचना आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो गया आपका कार्बन, यहाँ पर जब ये वाला H आके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो इसका डबल बॉन्ड जो समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा
OH, और इसके अलावा ये वाला हो जाएगा हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसके अलावा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला कार्बन, इससे ये वाला यहाँ पर OH जुड़ा है, बाकी इधर यहाँ पर H। इसके बाद ध्यान दीजिए फिर यहाँ पर अगला कार्बन, इससे यहाँ पर H और इसके बाद OH। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए अगला कार्बन, फिर यहाँ पर क्या है OH है और इसके बाद यहाँ पर क्या है H। तो यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर यहाँ पर हो जाएगा H। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये अगला वाला कार्बन है यहाँ से H चला गया है और पाई बॉन्ड यहाँ पर आके जुड़ गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला जो बॉन्ड था ये बॉन्ड हो जाएगा आपका, इससे यहाँ पर क्या जुड़ा है ऑक्सीजन, और दूसरा बॉन्ड जो है यहाँ से आके इससे जुड़ जाएगा इस प्रकार से। और इसके बाद अगला यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये लग जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। तो यहाँ पर पहला और जो पांचवा कार्बन है इन दोनों के बीच में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक बॉन्ड बना, उसमें क्या जुड़ा है यहाँ पर ऑक्सीजन। इसी प्रकार ध्यान दीजिए जो इसकी दूसरी संरचना होगी सेम इसी प्रकार से होगी पूरी की पूरी, केवल जो यहाँ पर ये जो पहला कार्बन है और इसमें जो OH समूह जुड़ा है इसकी दिशा बदल जाएगी, यानी कि ये इधर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा पहला कार्बन, अब हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और जो OH है वो इधर आ जाएगा, बाकी सेम उसी प्रकार से रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया कार्बन, इसके बाद OH, यहाँ पर H, फिर इसके बाद कार्बन, यहाँ पर H और यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए OH और यहाँ पर हो जाएगा H। इस प्रकार से इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर H जुड़ेगा और इसके बाद ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से संबंधित हो जाएगा, सेम जैसे यहाँ पर था, केवल इनकी दिशा बदलेगी, बाकी सेम जितना यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो इसमें भी अगर नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और ये छठवा। तो यहाँ पर ये जो संरचना बनी है इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इसे बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। और इसके अलावा जो ये संरचना है इसे हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इस प्रकार से। और यहाँ पर याद रखिएगा इसमें जो है केवल जो पहला कार्बन है यानी कि कार्बन 1 इसमें अंतर होता है, बाकी सेम दोनों संरचनाएं होती हैं। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर OH समूह इधर जुड़ा है और इसमें H इधर जुड़ा है, इसमें H इधर था इधर OH समूह, बस यानी कि जो कार्बन 1 है इसमें अंतर होता है, बाकी सेम दोनों की संरचना इसी प्रकार से होती है। इससे हम लोग जो है चक्रीय हेमी एसिटल संरचना भी बोलते हैं, याद रखिएगा इससे जो है चक्रीय हेमी एसिटल संरचना भी बोला जाता है। इस प्रकार से भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर एनोमर, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं पाइरेनोस संरचना या फिर हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे पाइरेनोस संरचना क्यों कहते हैं, तो पाइरेनोस संरचना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी संरचना जो है वो पाइरेन के समान होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पाइरेन होता है, पाइरेन से समानता, तो पाइरेन से समानता होने के कारण जो है इसे हम लोग पाइरेनोस संरचना बोलते हैं। पाइरेन कैसा होता है आपका, ध्यान दीजिए पाइरेन की संरचना इस प्रकार से होती है, ये ऑक्सीजन, इसके अलावा इस प्रकार से, और ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पाइरेन, इससे बोला जाता है पाइरेन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, यानी कि खटभुज है आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको खटभुज बनाना है, तो अब ध्यान दीजिए जैसे खटभुज बना रहे हैं आप इस प्रकार से बना दीजिए। पहले यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, इसके बाद 4, फिर 5 और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से इतना हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका खटभुज, इसे भी जोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एक ऑक्सीजन। इसी प्रकार से एक संरचना और बना दीजिए इसकी, इसमें भी खटभुज, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये दूसरी भुजा हो जाएगी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठवीं। तो यहाँ पर भी ये हो गया खटभुज। तो अब ध्यान दीजिए इसमें जो नंबरिंग करते हैं उसके पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर,
और इसके अलावा यहाँ पर ये बॉन्ड हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड, और यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें जो नंबरिंग करेंगे हम लोग वो इधर से करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके बाद 4, यहाँ पर ये 5, और ये यहाँ पर होता है 6। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 5, और ये होता है आपका 6 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें यहाँ पर जो आपका जुड़ता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर जुड़ता है OH इस प्रकार से। इसके बाद फिर यहाँ पर H और यहाँ पर OH, फिर इसके बाद यहाँ पर OH, यहाँ पर H, फिर इसके बाद यहाँ पर H, फिर यहाँ पर हो जाता है OH, फिर इसके बाद यहाँ पर H, और फिर यहाँ पर जुड़ता है CH2OH। इस प्रकार से ये संरचना बनती है। सेम इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए, पूरा इसी प्रकार से होगा। यानी कि जो पहला कार्बन है आपका, यहाँ पर कार्बन होता है, तो जो पहला कार्बन है इसमें इन दोनों में परिवर्तन होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन था, यहाँ पर OH था, तो अब इसमें बदल जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा OH और यहाँ पर ये हो जाएगा H। बाकी सेम, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, जैसा इसमें था इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए OH H, यहाँ पर H, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H, इसके बाद हो जाएगा CH2OH। दोनों में सेम, केवल जो पहला कार्बन है इनकी संरचना में परिवर्तन होता है, बस इन्हीं में अंतर होता है, बाकी किसी में अंतर नहीं होता है। तो जो ये यहाँ पर बना है इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज। इसे बोला जाता है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और इसे बोला जाता है बीटा D प्लस ग्लूकोज, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, आप लिख सकते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोस, ये इसका नाम हो जाएगा। और इसका आप बता सकते हैं यहाँ पर बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसकी संरचना जो है बना सकते हैं। ये फ्रक्टोज के बारे में इसके पहले आपको पढ़ाया गया था ग्लूकोज, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका अणुसूत्र दिया गया C6H12O6। यही अणुसूत्र जो है ग्लूकोज का भी होता है, यानी कि फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र है वो ग्लूकोज के अणुसूत्र के समान होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बताया जा रहा है कि यह एक जो है कीटोहेक्सोस होता है, और यह जो है ग्लूकोज के साथ मीठे फलों व शहद में पाया जाता है। यानी कि जो फ्रक्टोज है ये एक प्रकार का कीटोहेक्सोस होता है, और यह जो है ग्लूकोज के साथ जो है मीठे फलों व शहद में पाया जाता है। इसके अलावा बता सकते हैं कि औद्योगिक स्तर पर जो है फ्रक्टोज को इनुलिन, याद रखिएगा यहाँ पर इनुलिन का जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। यानी कि औद्योगिक स्तर पर जो है फ्रक्टोज का निर्माण जो है वो इनुलिन का जल अपघटन करके बनाया जाता है, और इनुलिन का जो जल अपघटन होता है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा कराया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने लिया है इनुलिन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनुलिन, इसका आपको कराना है जल अपघटन। इसका क्या कराना है आपको? जल अपघटन। और इसका जो जल अपघटन होगा वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तनु HCl की उपस्थिति में होगा। तो जब तनु HCl की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराया जाएगा तो इसमें बनेगा आपका फ्रक्टोज, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इनुलिन, इसका अगर आप सूत्र लिखें तो ये हो जाएगा C6H10, इसके अलावा O5 इतना होता है का होल N, ये हो जाएगा इनुलिन। इसका आपको जल अपघटन कराना है तो यहाँ पर हम लोग लेंगे H2O, जल के यहाँ पर कितने अणु लेना है आपको? N अणु लेना है। इसका जो जल अपघटन कराया जाएगा वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यानी कि तनु HCl द्वारा, जब इसकी उपस्थिति में इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर जो है फ्रक्टोज के N अणु प्राप्त होंगे यानी कि C6H12O6। तो इस प्रकार ये बन जाएगा आपका फ्रक्टोज, और ये यहाँ पर है इनुलिन। तो आप बता सकते हैं कि औद्योगिक स्तर पर जो है फ्रक्टोज का निर्माण इनुलिन का जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर फ्रक्टोज की संरचना। अब इसका अणुसूत्र आपको बताया गया है, अणुसूत्र होता है C6H12, इसके अलावा O6,
तो इसमें ध्यान दीजिए ये जो है फ्रक्टोज का अणुसूत्र होता है, इसमें कार्बन कितने हैं 6। तो जब यहाँ पर इसकी खुली श्रृंखला संरचना बनाई जाएगी तो इसमें पहले कार्बन ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और इसके अलावा 6, इस प्रकार से 6 कार्बन होंगे। इन सभी को जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया जाएगा इस प्रकार से ऐसे। तो ये हो गए आपके 6 कार्बन। इसमें जो पहला कार्बन होता है इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है CH2OH इस प्रकार से। इसके अलावा जो दूसरा कार्बन होता है इसमें जो है कीटोन ग्रुप होता है यानी कि C डबल बॉन्ड O। आप यहाँ पर इसे चाहे तो CO लिख दें या फिर C डबल बॉन्ड O करके लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर होगा H, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर इसके बाद इधर होगा OH और यहाँ पर हो जाएगा H, फिर इसके बाद यहाँ पर H और यहाँ पर OH और फिर लास्ट में यहाँ पर होगा CH2OH। तो ध्यान दीजिए ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो इसमें ध्यान दीजिए पहले कार्बन और इसके अलावा छठवें कार्बन दोनों पर ये समान है। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरे पर जो है यहाँ पर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते थे, इससे ऐसा लिख सकते हैं यानी कि ध्यान दीजिए सबसे पहले दिया गया यहाँ पर CH2OH ऐसे लिख दिया गया। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये CHOH, यहाँ पर ध्यान दीजिए CHOH, यहाँ पर ध्यान दीजिए CHOH, इन सभी में CHOH है। तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं CHOH का होल थ्राइस इस प्रकार से लिख दीजिए और इसके बाद लास्ट में हो जाएगा यहाँ पर CH2OH। तो इसे जो है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो दूसरा कार्बन है इसमें हमेशा कीटोन ग्रुप होगा, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें बता सकते हैं कि 6 कार्बन परमाणुओं की जो है सीधी श्रृंखला होती है, याद रखिएगा यहाँ पर जो फ्रक्टोज होता है ये 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होता है। इसके अलावा जो है इसे हम लोग D- फ्रक्टोज भी बोलते हैं, इसे बोला जाता है D- फ्रक्टोज। तो इसे D- फ्रक्टोज क्यों बोलते हैं आप बता सकते हैं, इसमें जो है D प्रकार की संरचना है यानी कि D प्रकार की जो है श्रेणी से संबंधित होता है, इसलिए इसे हम लोग D- फ्रक्टोज कहते हैं। इसके अलावा जो है ये जो माइनस चिन्ह है ये इसलिए लगा होता है क्योंकि यहाँ पर जो है वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, वाम का मतलब बाएं पक्ष, तो इसमें जो है वाम ध्रुवण घूर्णक होता है इसलिए यहाँ पर ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित किया गया है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगली यहाँ पर संरचना है फ्यूरेनोस संरचना। फ्यूरेनोस संरचना क्यों कहते हैं इसे, इसके लिए ध्यान दीजिए जो फ्यूरान होता है, फ्यूरान इस प्रकार से होता है, इसमें एक पंचभुज होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए इस प्रकार से होगा, इसमें 5 भुजाएं होंगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, इस प्रकार से ये ऑक्सीजन होगा। बाकी यहाँ पर ये कार्बन होता है, 1 2 3 4 कार्बन होते हैं और यहाँ पर ये ऑक्सीजन होता है, इससे बोला जाता है फ्यूरॉन, इससे बोलते हैं फ्यूरॉन। तो यहाँ पर इसकी जो संरचना होती है फ्रक्टोज की वो फ्यूरान जैसी होती है, इसलिए इसे हम लोग फ्यूरेनोस संरचना भी कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए जैसा कि अभी आपको बताया गया था इसमें कार्बन कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी इस प्रकार से जुड़े होंगे ऐसे। पहले नंबर पर होता है यहाँ पर CH2OH, दूसरे पर कीटोन होता है यानी कि डबल बॉन्ड हो। इसके अलावा यहाँ पर होता है H, यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर H, इसके बाद यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH और फिर लास्ट में होता है CH2OH। यहाँ पर ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इस प्रकार से ये होगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए इसमें होता क्या, जैसा कि आपको ग्लूकोज में बताया गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो एक हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है OH, और जब यहाँ पर OH बन जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर इसका जो एक बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन पर आ जाता है इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए जब इस प्रकार की संरचना आप बनाएंगे इसे, तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए ये कार्बन आपका हो गया दूसरा वाला, इस दूसरे वाले कार्बन से ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला H आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा OH, तो यहाँ पर ये हो गया OH। इसके अलावा इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है,
इससे आप लिख दीजिए इस प्रकार से CH2OH, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ था। इसके बाद ध्यान दीजिए सेम इसी प्रकार से लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा C, इधर दिया गया है H और फिर इधर है OH, फिर इसके बाद C, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है OH और इसके बाद यहाँ पर है H, फिर इसके बाद C। अब यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है चला गया है और ये वाला ध्यान दीजिए ये बॉन्ड और इसके अलावा ये वाला बॉन्ड ध्यान दीजिए ऑक्सीजन से आके जुड़ गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब ये वाला जो कार्बन था इसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ये वाला जो है इस प्रकार से यहाँ पर इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। तो इससे आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा H और लास्ट में हो जाएगा CH2OH। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इसके अलावा ये हो जाएगा छठवां, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसे आप दूसरे प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इनकी दिशा केवल बदल जाएगी, जो OH है आपका वो इधर आके जुड़ जाएगा और जो CH2H है वो इधर आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा C, अब यहाँ पर जो हो जाएगा CH2OH, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा OH, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पर C, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, फिर इसके बाद यहाँ पर COH और यहाँ पर H, इसके बाद C। यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे जो बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H और लास्ट में हो जाएगा CH2OH। अब के बाद ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में हो गया 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसा कि इसमें आपको बताया गया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर ध्यान दीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो गया ऑक्सीजन। इसके अंदर ध्यान दीजिए इसके द्वारा जो यहाँ पर रिंग बन रही है इसमें ध्यान दीजिए ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इस प्रकार यहाँ पर 4 कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए ये ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। यहाँ पर इसकी जो संरचना है वो फ्यूरान जैसी होती है, इसलिए इस संरचना को हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस संरचना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जो संरचना बनी है इसे बोलते हैं अल्फा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। तो इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं अल्फा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस, और जो दूसरा वाला होता है इससे आप बोल सकते हैं बीटा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं फ्रक्टो फ्यूरेनोस, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए हावर्थ संरचना, इसमें ध्यान दीजिए इसमें एक पंचभुज बनाएंगे आप पहले, इस प्रकार से आपको बनाना है पंचभुज। यहाँ पर होता है इसमें ऑक्सीजन, इसके अलावा इसमें आप पंचभुज बना दीजिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और बना लीजिए, ये हो जाएगा दूसरा पंचभुज, ये हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे पंचभुज। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बॉन्ड होगा इस प्रकार से, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर, इसी प्रकार से इसमें भी ध्यान दीजिए यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से। तो अगर इसमें आप नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है 1, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 2, इस जगह पर 2 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर होता है 6। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 1 नंबर पर क्या होता है, यहाँ पर संरचना बताया गया था CH2OH, ये पहले नंबर पर हो जाएगा और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा OH। इसके बाद इसमें यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H, फिर यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर OH, यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार से जो इसका दूसरा वाला भाग है इसमें ध्यान दीजिए केवल इनकी दिशा बदल जाएगी, जो ये OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब हो जाएगा OH और यहाँ पर अब हो जाएगा CH2OH, इस प्रकार से। तो जो ये 1 नंबर यहाँ पर था अब कहाँ पर हो गया, इस जगह पर, बाकी सेम उसी प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 1 नंबर, ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया CH2OH। इसके अलावा सेम यहाँ पर भी H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए
H2 और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ये पहले कार्बन पर है, इसके अलावा ये छठवें कार्बन पर है, यहाँ पर भी छठवें कार्बन पर है। तो इस प्रकार से हार्वर्थ संरचना जो है आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक प्रमुख अभिक्रिया पढ़ेंगे, फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। तो फ्रक्टोज, इसका सूत्र भी आपको बताया गया है, इसमें होता है CH2OH, इसके बाद होता है C डबल बॉन्ड O और फिर लिखते हैं CHOH का होल थ्राइस और इसके बाद होता है CH2OH, ये भी आपको बताया गया है। तो इसकी अभिक्रिया आपको करानी है फेनिल हाइड्रोजीन से, यानी कि C6H5NH और इसके बाद NH2, तो ये हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजीन। जब इससे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला H2, यानी कि इसमें से जो है यहाँ पर H2O ये निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है CH2OH, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए C, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिए O, तो ये निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से H2 निकल गया, बाकी जो बचा है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया N, इसके अलावा ये दूसरा N हो गया यहाँ पर, इसके बाद है H और इसके अलावा यहाँ पर है C6H5, इतना दिया गया है। बाकी सेम उसी प्रकार से, यानी कि CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजीन, याद रखिएगा, इससे बोला जाता है फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजीन। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा। इसकी क्रिया हम लोग दोबारा इससे करा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस C6H5NH और इसके अलावा NH2, इससे दोबारा इसकी क्रिया करानी है। तो जब दोबारा यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या निकलेगा, एक तो ये निकलेगा आपका C6H5NH2, ध्यान दीजिए C6H5NH2 और इसके अलावा इसमें से निकल जाएगा NH3। तो जब इतना निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब जो यहाँ पर ये दिया गया था आपको CH2OH, इसमें से यहाँ से ये H2 निकल जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा CHO, यहाँ पर ये हो जाएगा CHO, इतना हो गया। इसके अलावा C, यहाँ पर ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड N, इसके अलावा NH, यहाँ पर दिया गया है C6H5, इतना था। इसके बाद हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस और लास्ट में दिया गया था CH2OH, इतना बनेगा। अब इसकी क्रिया हम लोग फिर से एक बार कराएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं C6H5NH और इसके बाद NH2। जब यहाँ पर इससे हम लोग फिर से अभिक्रिया कराएंगे तो अब ध्यान दीजिए अब की बार क्या होगा, अब की बार यहाँ से फिर ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला H2 निकल जाएगा, यानी कि इसमें फिर यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो जब H2O यहाँ से निकलेगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर है आपका H और इसके अलावा ये वाला C, इतना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए अब यहाँ पर इसका जो ये वाला भाग है ये फिर यहाँ पर आके जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा N, इसके अलावा हो जाएगा H, C6H5, इतना हो जाएगा। इसके बाद जो दिया गया है C डबल बॉन्ड NH, C6H5, यहाँ पर ये H है, इस प्रकार से इतना होगा। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस और लास्ट में हो जाएगा CH2OH, इस प्रकार से ये बनेगा। तो आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं फ्रक्टोसा जोन, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं। एमिनो अम्ल के बारे में, यानी कि एमिनो एसिड क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो एमिनो अम्ल है इसके बहुत सारे अणु मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा एमिनो अम्ल के जो है कई सारे अणु मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि यह जो है प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि यह जो है प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है और एमिनो अम्ल में जो है
एक NH2 समूह, इसके अलावा एक जो है COOH समूह उपस्थित होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। NH2 का मतलब होता है एमिनो समूह और COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक समूह। यानी कि आप बता सकते हैं कि एमिनो अम्ल में जो है एक एमिनो समूह, इसके अलावा एक जो है कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। इसके अलावा जो है यह अम्ल के एल्किल मूलक के हाइड्रोजन परमाणुओं के अनुरूप जो है एमिनो समूह द्वारा विस्थापन पर बनते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिया गया है एसिटिक एसिड यानी कि CH3, इसके बाद है COOH, ये हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि जो एल्किल मूलक है इसके हाइड्रोजन, ये आपका एल्किल मूलक है और इसका जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ध्यान दीजिए इसका एक हाइड्रोजन है विस्थापित होगा। और विस्थापित कौन करेगा इसे? एमिनो यानी कि NH2 जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह लेगा। ध्यान दीजिए, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH। यहाँ पर कितना बचा? CH। इस प्रकार से 2, क्योंकि यहाँ पर 3 थे, एक निकल गया, तो यहाँ पर हो गया CH2। और इससे अब आके यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? एमिनो यानी कि NH2, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया COOH। तो ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एमिनो एसिटिक अम्ल, इस प्रकार से। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि यह अम्ल के एल्किल मूलक के हाइड्रोजन, यानी कि जो ये एल्किल मूलक है और इसका जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए एमिनो समूह द्वारा जो है विस्थापन, यानी कि इस हाइड्रोजन को जो है ये एमिनो समूह जो है विस्थापित कर देता है और इसकी जगह पर आके जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, यानी कि जो एमिनो अम्ल है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए NH2 समूह की स्थिति के आधार पर, यानी कि जो एमिनो समूह होता है इसकी स्थिति के आधार पर, तो इसमें बताया गया कि एमिनो समूह की स्थिति के अनुसार जो है इन्हें अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि एमिनो अम्लों में जो है वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है R, इसके बाद है CH और यहाँ पर दिया गया COOH और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है NH2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो NH2 जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन किससे संबंधित है? ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। यानी कि ये यहाँ पर जो है कैसा कार्बन होगा? यहाँ पर ये जो होगा ये अल्फा कार्बन होगा। तो इस अल्फा कार्बन पर ये NH2 समूह उपस्थित है। तो आप बता सकते हैं कि जब यहाँ पर अल्फा कार्बन पर NH2 समूह उपस्थित होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। इसे बोला जाता है अल्फा एमिनो एसिड या फिर बोल सकते हैं अल्फा एमिनो अम्ल, इस प्रकार से। बाकी इस R की जगह पे आप H का प्रयोग कर सकते हैं, CH3 का प्रयोग कर सकते हैं, C2H5 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इस R की जगह पे लिख सकते हैं क्या? H। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CH, इसके बाद COOH और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है इसलिए यहाँ पर इससे क्या जुड़ा हुआ है? NH2। तो इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा, जैसे कि ये पहला हुआ, अब दूसरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर है R, इसके बाद है CH, फिर इसके बाद है CH2, फिर यहाँ पर है COOH। अब की बार जो NH2 है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए ये COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, इसके बाद वाला जो कार्बन है अल्फा, इसके बाद वाला कार्बन बीटा। तो अब की बार ध्यान दीजिए जो NH2 समूह है वो बीटा कार्बन पर उपस्थित है। तो बीटा कार्बन पर उपस्थित है इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे बीटा एमिनो अम्ल। याद रखिएगा, इसे बोला जाएगा बीटा एमिनो अम्ल, इस प्रकार से। बाकी इस R की जगह पे आप उसी प्रकार से H का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा CH, इसके बाद हो जाएगा CH2, COOH और यहाँ पर क्या जुड़ेगा? NH2। तो ये अल्फा और ये यहाँ पर हो जाएगा बीटा। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका अगर नाम बताना चाहें तो ध्यान दीजिए इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपेन यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। याद रखिएगा बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा इसी में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है R, इसके बाद है CH,
इसके बाद है CH2, फिर इसके बाद दिया गया है CH2 और इसके बाद है COOH, इस प्रकार से। और अब की बात ध्यान दीजिए, जो NH2 समूह है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से जो है इसमें NH2 समूह जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और इसके बाद ये गामा कार्बन। अब की बार ये NH2 समूह जो है ये गामा कार्बन पर उपस्थित है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है गामा एमिनो एसिड होगा। अगर इस R की जगह पर आप H का प्रयोग करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा H, इसके बाद ध्यान दीजिए CH, यहाँ पर हो जाएगा CH2, इसके बाद CH2 और फिर COOH, इस प्रकार से। और यहाँ पर जुड़ेगा आपका NH2, तो ये अल्फा, बीटा और ये गामा। तो इसका नाम अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं इसमें गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है इसलिए गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार जो है आप NH2 समूह की उपस्थिति के आधार पर जो है एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होंगे, अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल और गामा एमिनो अम्ल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर इनका अगर वर्गीकरण करेंगे तो इसमें पहला ध्यान दीजिए उदासीन एमिनो अम्ल। इसमें जो है एक एमिनो और एक जो है कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब बता सकते हैं, जैसे इसमें जो है होगा यहाँ पर NH2, इसके अलावा CH2 और COOH। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये एमिनो समूह दिया गया, ये वाला एमिनो समूह, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। याद रखिएगा, जो एमिनो समूह है इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और जो ये कार्बोक्सिलिक समूह दिया गया है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एमिनो समूह है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है, एक की प्रकृति क्षारीय है और एक की प्रकृति अम्लीय है, इसलिए इससे हम लोग बोलते हैं उदासीन एमिनो अम्ल। इसमें एक जो है एमिनो समूह होता है और दूसरा जो है इसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इसका नाम याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन, इससे बोला जाता है ग्लाइसिन, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। या फिर इसका अगर नाम लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं, इससे बोला जाता है एमिनो एसिटिक अम्ल, इससे बोलते हैं एमिनो एसिटिक अम्ल। इसके बाद दूसरा है अम्लीय एमिनो अम्ल। इसमें ध्यान दीजिए, इनमें जो है एक एमिनो और 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, आप इसमें बता सकते हैं, जैसे एमिनो समूह यानी कि NH2, इसके अलावा इसमें होगा CH, COOH और इसके अलावा होता है इसमें CH2 और इसके बाद COOH, इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं वो 2 हैं, एक ये है और एक ये है, और एमिनो समूह क्या है इसमें? एक है। तो एमिनो समूह एक है यानी कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह दिए गए ये 2 हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो यहाँ पर जो अम्लीय प्रकृति वाले हैं ये 2 हैं और यहाँ पर क्षारीय प्रकृति वाला एक है। इसका मतलब इसकी प्रकृति फिर कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, इसीलिए इसे बोला गया है अम्लीय एमिनो अम्ल। इसमें जो है एक एमिनो समूह और दूसरा जो है यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। इसका नाम याद रखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं एस्पार्टिक अम्ल, इसे बोला जाता है एस्पार्टिक अम्ल, इस प्रकार से। या फिर इसका अगर दूसरा नाम लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं, इसका नाम अल्फा एमिनो सक्सिनिक अम्ल, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका दूसरा नाम बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, तीसरा इसमें है क्षारीय एमिनो अम्ल। इनमें जो है 2 एमिनो और 1 कार्बोक्सिलिक समूह होता है। जैसे कि आप बता सकते हैं, इसमें यहाँ पर हो जाएगा NH2, इसके बाद CH2 का होल 4, इसके बाद CH और फिर यहाँ पर होता है NH2 और इसके बाद COOH। तो इसमें ध्यान दीजिए, एमिनो समूह एक आपका ये है और एक ये है, यानी कि एमिनो समूह 1 और 2। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक समूह कितने हैं? 1। इसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति जो क्षारीय होती है और इसकी प्रकृति यहाँ पर अम्लीय होती है। तो अब की बार इसमें जो है अम्लीय प्रकृति वाला 1 है और क्षारीय प्रकृति वाले 2 हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें बोला जाता है क्षारीय एमिनो अम्ल। इसमें जो है 2 एमिनो समूह और 1 कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इससे बोला जाता है लाइसिन। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है लाइसिन। या फिर इसका दूसरा नाम आप बता सकते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा
डाई एमिनो अल्फा बीटा डाई एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इसे बोलते हैं कैप्रोइक अम्ल। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए भौतिक गुण। यहाँ पर हम लोग एमिनो अम्ल के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो वही इसमें बताया गया कि एमिनो अम्ल जो है वो रंगहीन, मीठे व क्रिस्टली ठोस होते हैं। याद रखिएगा कि एमिनो अम्ल जो है ये रंगहीन, मीठे, इसके अलावा क्रिस्टली ठोस होते हैं और इनके गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि इनके गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। और आप बता सकते हैं कि गलनांक पर ये जो है थोड़ा सा अपघटित हो जाते हैं। ये भी याद रखिएगा यहाँ पर कि एमिनो अम्ल जो है ये गलनांक पर थोड़ा सा अपघटित हो जाते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये जल में विलेय किंतु अल्कोहल में कम विलेय होते हैं, क्योंकि ये जो है द्विध्रुव आयन या फिर आप बोल सकते हैं जीटर आयन या फिर आंतरिक लवण बनाते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए R, इसके बाद है CH2, यहाँ पर है COOH इस प्रकार से, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है NH2। तो यहाँ पर जो एमिनो समूह है इसमें प्रोटॉन लेने की क्षमता होती है, यानी कि ये प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है और ये यहाँ पर प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएगा इसकी जगह पर, तो अब ध्यान दीजिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा R, इसके बाद CH2 और यहाँ पर ध्यान दीजिए COO, ये H यहाँ चला गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये वाला H यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा NH3, पहले 2 थे, एक H यहाँ पर आ जाएगा और इस पर हो जाएगा प्लस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो यौगिक बना है इस पर एक प्लस आवेश भी है और एक माइनस आवेश भी है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। याद रखिएगा इससे आप बोल सकते हैं ज्विटर आयन या फिर द्विध्रुव आयन, क्योंकि इस पर ध्यान दीजिए धन ध्रुव आयन भी है और ऋण ध्रुव आयन भी है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आयन या फिर ज्विटर आयन। और इसके अलावा इसे जो है आंतरिक लवण भी बोला जाता है। याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन या फिर आप बोल सकते हैं द्विध्रुव आयन, द्विध्रुव आयन। तो वही यहाँ पर बताया गया था कि ये जो है द्विध्रुव आयन, ज्विटर आयन या फिर आंतरिक लवण बनाते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए रासायनिक गुण। तो इसमें आपको बताया गया था कि अमीनो अम्ल में जो है एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और दूसरा एमिनो समूह होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जैसे कि इसमें ध्यान दीजिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है R, इसके बाद है CH, यहाँ पर COOH और यहाँ पर दिया गया है NH2। तो ये हो गया आपका एमिनो एसिड। इसकी जो है क्रिया हम लोग यहाँ पर कराएंगे NaOH से, यानी कि क्षार से। तो जब यहाँ इसकी क्रिया हम लोग क्षार से कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H निकलेगा, यानी कि इसमें जो है H2O ये निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए R, यहाँ पर हो जाएगा CH, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया COO और यहाँ पर ये Na आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा COONA और यहाँ पर NH2। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस कार्बोक्सिलिक समूह की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर R, CH, COOH, यहाँ पर दिया गया है NH2। इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं एथिल अल्कोहल से, यानी कि C2H5OH से। तो इसमें यहाँ से जो है OH निकलेगा और यहाँ से ये वाला H निकलेगा, यानी कि इसमें भी यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा R, CH, यहाँ पर हो जाएगा COO, इसके अलावा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा C2H5 इस प्रकार से और यहाँ पर NH2। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए R, यहाँ पर CH और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है COOH, इसे इस प्रकार लिख दीजिए C_O और इसके अलावा OH, जो COOH था उसे इस प्रकार से लिख दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर है NH2। इसकी क्रिया यहाँ पर हम लोग कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि H4 से। तो यहाँ पर जब इसके द्वारा इसका अपचयन कराया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 4 नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे जो इससे क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान दीजिए ये वाले बॉन्ड टूटेंगे। तो जब ये वाले बॉन्ड टूटेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो इसका मतलब H2O यहाँ से निकल जाएगा इस प्रकार से। तो H2O ये निकल गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा R,
CH, इसके बाद ध्यान दीजिए C, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा OH इस प्रकार से, और यहाँ पर NH2। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर एमिनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए NH2 समूह के कारण अभिक्रियाएं, जो यहाँ पर एमिनो एसिड में NH2 समूह उपस्थित होता है इसके कारण अभिक्रियाएं ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है RCH, यहाँ पर जुड़ा हुआ है COOH और इसमें जुड़ा हुआ है NH2। इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं यहाँ पर CH3COCl से। तो जब इससे अभिक्रिया कराई जाएगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Cl, यानी कि इसमें जो है HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा R, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया CH, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया था NH2, एक H निकल गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NH, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये Cl निकला है तो ये जो बचा हुआ है ये इसमें आके जुड़ेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा CO, और इसके अलावा CH3 और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है COOH। इस प्रकार से ये बनेगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है R, इसके अलावा यहाँ पर है CH, इसमें जुड़ा हुआ है COOH, इसके अलावा NH2। इस प्रकार से अगर इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं HNO2 से, तो जब इससे अभिक्रिया कराई जाएगी तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ही टूटेगा। यहाँ से जब ये टूटेगा तो एक ऑक्सीजन आके यहाँ पर जुड़ेगा और एक नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके अलावा ये भी यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर जो OH बचेगा वो आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से तो अब ध्यान दीजिए इसमें बचेगा क्या, यहाँ से ये H2O निकल गया, आपका H2O ये बाहर हो गया। इसके अलावा N2 ये भी बाहर हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा R, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CH, इसके बाद यहाँ पर ये OH आ गया है इस प्रकार से, और इसके अलावा COOH। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए R, यहाँ पर है CH, इसके बाद है NH2, यहाँ पर जुड़ा हुआ है COOH। इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं NOCl से। तो जब NOCl से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये टूटेगा इस प्रकार से, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा, नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, और यहाँ से जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए H2O यहाँ पर भी निकल जाएगा, इस प्रकार से N2 निकल जाएगा इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा R, CH और यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl, और इसके अलावा COOH। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर एमिनो एसिड के उपयोग, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए प्रोटीन के निर्माण में, यानी कि एमिनो एसिड का उपयोग जो है प्रोटीन बनाने में किया जाता है, यानी कि प्रोटीन के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है हार्मोन्स के निर्माण में भी होता है, यानी कि यहाँ पर जो एमिनो एसिड है इसका उपयोग हम लोग हार्मोन्स के निर्माण में भी करते हैं। इसके अलावा शरीर से विषैले पदार्थों के निष्कर्षण में भी यहाँ पर एमिनो एसिड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए पेप्टाइड, यानी कि पेप्टाइड कैसे बनता है यहाँ पर एमिनो एसिड के द्वारा। तो वही यहाँ पर बताया गया कि जब किसी एक यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह की दूसरे यौगिक के एमिनो समूह के साथ क्रिया होती है। ध्यान दीजिए जब किसी एक यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह की, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है R, इसके अलावा COOH, इसे ऐसे लिख सकते हैं C+O, इसके अलावा OH, इतना हुआ यहाँ पर। तो और इसके अलावा आपको बताया गया दूसरे यौगिक के एमिनो समूह की, दूसरे यौगिक के एमिनो समूह। तो इससे आप इस प्रकार लिख दीजिए NH2, इस प्रकार लिखिएगा NH और यहाँ पर ये H, तो ये बन जाएगा आपका NH2। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं R', इस प्रकार से। तो जब इसके साथ क्रिया होती है तो उत्पाद बनता है और उसे एमाइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका R, इसके अलावा C+O, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है OH, इतना है। इस प्रकार से यहाँ से ये वाला OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, इसका मतलब यहाँ से ये इतना निकल जाएगा। तो इसमें जो है H2O ये निकल गया, और जब H2O निकल गया तो ये ध्यान दीजिए इतना लिखा आपने। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये NH, तो यहाँ पर ये हो जाएगा NH, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा R'। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। तो ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध।
इस प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर जो एमाइड बनता है, इस एमाइड में जो है रासायनिक रूप से जो सक्रिय भाग होता है, यानी कि जो बना है इसका जो सक्रिय भाग होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर CO, इसके अलावा क्या है NH। तो इसका जो ये सक्रिय भाग होता है यानी कि बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CONH जो ये दिया गया है, इसमें ये जो होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं एमाइड बंध, और इसी एमाइड बंध को बोला जाता है पेप्टाइड बंध। तो आप इसमें बता सकते हैं कि एमिनो अम्लों के परस्पर संगठन से जो ये उत्पाद बनता है, इसी उत्पाद को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो उत्पाद बना है इससे ही हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड। प्रोटीन के बारे में, यानी कि प्रोटीन क्या होती है, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड, याद रखिएगा प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड इकाइयों से जो है मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। याद रखिएगा आप लोग इसके बारे में कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड या फिर बोल सकते हैं अल्फा एमिनो अम्ल इकाइयों से जो है मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। या फिर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। इसके अलावा एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इस प्रकार से भी आप परिभाषित कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बनने वाला एक बहुलक होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत होते हैं, एक आप बता सकते हैं दाल, इसके अलावा मटर, दूध, दही, पनीर, मांस, अंडा, मछली, ये सभी जो है प्रोटीन के स्रोत होते हैं, यानी कि इनसे जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन के स्रोत दिए गए हैं, इसमें जो है किस स्रोत से कितनी प्रोटीन मिलती है इसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मांस है तो मांस से जो है आपको यहाँ पर 22% प्रोटीन मिलती है, मांस जो होता है इससे 22% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा जो अंडा है इससे जो है 14% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा जो गेहूं होता है, गेहूं से 12% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा जो दूध होता है, दूध से जो है 4% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा जो सोयाबीन की दाल होती है इससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, यानी कि इस दाल से जो है लगभग 54% जो है यहाँ पर प्रोटीन मिलता है। ये आप लोग याद रखेगा कि सबसे कम प्रोटीन यहाँ पर किससे मिल रहा है, ध्यान दीजिए, दूध से। इसके अलावा सबसे ज़्यादा किससे मिल रहा है, सोयाबीन की दाल से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि प्रोटीन को जो है कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्रोटीन का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रोटीन का वर्गीकरण जो है आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर। इसके अलावा दूसरा आप यहां पर बता सकते हैं कि जल अपघटन से प्राप्त जो है उत्पाद के आधार पर। याद रखिएगा, जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर। इसके अलावा तीसरा आप बता सकते हैं इसमें यहां पर, याद रखिएगा, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक आणविक संरचना के आधार पर, दूसरा जो है जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर, और तीसरा जो है कार्य के आधार पर। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर आणविक संरचना के आधार पर। तो याद रखिएगा कि आणविक संरचना के आधार पर जो है प्रोटीन का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो आप बता सकते हैं यहाँ पर रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। याद रखिएगा, रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन। इसके अलावा दूसरा आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर गोलीय या फिर ग्लोब्यूलर। याद रखिएगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आणविक संरचना के आधार पर जो है प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, दूसरा गोलीय या फिर आप बोल सकते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अगर यहाँ पर इनके एग्जाम्पल की बात करें
तो आप लोग याद रखिएगा ये रेशेदार या फाइबर प्रोटीन क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें जो है प्रोटीन अणु जो होते हैं वो आपस में जुड़कर जो है रेशे, याद रखिएगा यहाँ पर आपस में जुड़कर जो है रेशे का निर्माण करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि रेशेदार या फाइबर प्रोटीन में जो है यहाँ पर जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो आपस में जुड़कर यहाँ पर रेशों का निर्माण करते हैं और यह जो है जल में अघुलनशील होती है, या प्रोटीन जो होती है यह जल में अघुलनशील होती है। जैसे कि आप बता सकते हैं केराटिन, याद रखिएगा आप बता सकते हैं इसका एग्जाम्पल केराटिन, या फिर आप दूसरा बता सकते हैं इसमें फाइब्रियान, फाइब्रियान। इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसके बारे में आप बता सकते हैं इसमें जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो आपस में जुड़कर जो है गोले बनाते हैं और यह जो है जल में घुलनशील होती है। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे एंजाइम, इसके अलावा हार्मोन्स, इसके अलावा एंटीबॉडी या फिर हीमोग्लोबिन आदि। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि आणविक संरचना के आधार पर जो है प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, दूसरा गोली प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं, इसमें जो प्रोटीन के अणु होते हैं ये आपस में जुड़कर जो है रेशों का निर्माण करते हैं और इसमें यहाँ पर जो है प्रोटीन के अणु जो है वो आपस में जुड़कर गोले का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये जो है जल में अघुलनशील है और ये यहाँ पर जल में घुलनशील है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर, तो याद रखिएगा इसके आधार पर जो है प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो आप बता सकते हैं सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। और इसके अलावा तीसरा आप इसमें बता सकते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहां पर अगर हम लोग सरल प्रोटीन की बात करें यानी कि सरल प्रोटीन क्या होती है तो आप बता सकते हैं यहां पर कि इनके जल अपघटन से जो है केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा जो सरल प्रोटीन होते हैं इनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल जो है प्राप्त होते हैं। जैसे आप बता सकते हैं यहां पर इसका एग्जाम्पल ग्लूटेनिन, याद रखिएगा ग्लूटेनिन, ये जो है यहाँ पर सरल प्रोटीन है। या फिर आप बता सकते हैं एल्बुमिन, यहाँ पर याद रखिएगा एल्बुमिन, ये जो है सरल प्रोटीन होते हैं। अब अगर यहाँ पर हम लोग संयुग्मी प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा आप बता सकते हैं कि इनके जल अपघटन से जो है अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ जो है अप्रोटीनीय भाग यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रोस्थेटिक समूह भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो है संयुग्मी प्रोटीन है। इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा है यहाँ पर व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर इसकी बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो है सरल या संयुग्मी प्रोटीन का जो है अम्ल या क्षार या फिर बोल सकते हैं एंजाइम द्वारा जल अपघटन करने से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा जो सरल प्रोटीन है या फिर जो संयुग्मी प्रोटीन है इनका जो है अम्ल के द्वारा या फिर क्षार के द्वारा या फिर एंजाइम के द्वारा जल अपघटन करने पर जो यहाँ पर व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में आप इसमें बता सकते हैं जैसे प्रोटियोस, याद रखिएगा प्रोटियोस, या फिर इसके अलावा बता सकते हैं पेप्टोन, ये जो होते हैं ये व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। अब इसके बाद तीसरा ध्यान दीजिए इसमें कार्य के आधार पर, तो याद रखिएगा कार्य के आधार पर जो है प्रोटीन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप बता सकते हैं संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें संकुचित प्रोटीन, संकुचित प्रोटीन। इसके अलावा आप बता सकते हैं एंजाइम। इसके बाद अगला हो जाएगा हार्मोन्स। इसके बाद अगला यहाँ पर हो जाएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और इसके बाद अगला हो जाएगा रक्त प्रोटीन,
रक्त प्रोटीन, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा कार्य के आधार पर जो है इन्हें कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें संरचनात्मक प्रोटीन की, तो इसमें बता सकते हैं जैसे कि कोलाजन, कोलाजन जो है ये संरचनात्मक प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग संकुचित प्रोटीन की बात करें तो जैसे कि मांसपेशियों में जैसे कि मायोसिन होता है, ये यहाँ पर जो है संकुचित प्रोटीन है। इसके अलावा अगर एंजाइम की बात करें तो इसके बारे में बता सकते हैं जैव उत्प्रेरक जैसे कि पेप्सिन, ये जो है यहाँ पर एंजाइम होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो जैसे इंसुलिन, इसके अलावा थायरोक्सिन, ये जो है यहाँ पर हार्मोन्स होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग एंटीबॉडी की बात करें तो आप बता सकते हैं कि रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा रक्त प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं एल्बुमिन, इसके अलावा हीमोग्लोबिन आदि। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन के कार्य या फिर आप बोल सकते हैं प्रोटीन के उपयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए पेशियों के निर्माण में, यानी कि प्रोटीन का उपयोग जो है पेशियों के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं कि शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार, यानी कि शरीर की वृद्धि करने के लिए प्रोटीन का यूज करते हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, इसके अलावा ऊतकों के सुधार के लिए भी हम लोग यहाँ पर प्रोटीन का यूज करते हैं। इसके अलावा एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करने के लिए हम लोग प्रोटीन का यूज करते हैं। इसके अलावा रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की जो पीएच होती है उस पर नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज के रूप में जो हम लोग शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा आनुवंशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण जो है प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, या फिर इससे आप बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो है ये अति उच्च अणुभार वाले वृहत अणु हैं। ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि न्यूक्लिक अम्ल जो है ये अति उच्च अणुभार वाले जो है वृहत अणु होते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है ये जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके नाभिक में जो है ये उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये जो है जीवों की आनुवांशिक सूचना जो है न्यूक्लिक अम्लों में संचित होती है। याद रखिएगा यहाँ पर जीवों की जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो जो है न्यूक्लिक अम्लों में संचित होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक आप लोग याद रखिएगा DNA और दूसरा होता है RNA। तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका DNA और दूसरा होता है RNA। DNA इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल। और इसके अलावा जो दूसरा होता है यानी कि RNA, इससे बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर ये न्यूक्लिक अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं। एक DNA, दूसरा होता है RNA। DNA का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा होता है RNA यानी कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये दोनों प्रकार के जो न्यूक्लिक अम्ल हैं इनके 3 मूल घटक होते हैं। तो अगर आप बताना चाहें तो इसमें आप बता सकते हैं कि दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों के 3 मूल घटक होते हैं। के 3 मूल घटक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें 3 मूल घटक होते कौन कौन से हैं? एक होता है आपका पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है कार्बनिक क्षारक, कार्बनिक क्षारक। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों के जो है 3 मूल घटक होते हैं। एक पेंटोस शर्करा, दूसरा कार्बनिक क्षारक और तीसरा होता है फॉस्फेट समूह।
और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो RNA है इसमें जो है यानी कि इसके जो अणु होते हैं इसमें राइबोज शर्करा होती है। याद रखिएगा RNA के अणुओं में जो है राइबोज शर्करा होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, राइबोज शर्करा। इसके अलावा जो DNA होता है इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें जो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। तो इन दोनों में जो है शर्करा अलग अलग होती है। और अगर यहाँ पर हम लोग क्षारक की बात करें तो क्षारक के लिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर क्षारक, तो यहाँ पर जो क्षारक है वो DNA इसके अलावा RNA दोनों में जो है चार चार प्रकार के क्षारक होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा जो DNA है इसमें अगर हम लोग क्षारक की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो क्षारक होते हैं एक तो होता है आपका एडेनिन, याद रखिएगा क्षारक होता है एडेनिन, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं A से। इसके अलावा दूसरा होता है ग्वानिन, ग्वानिन इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं G से। और इसके अलावा होता है साइटोसिन, साइटोसिन और इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल C से। इस प्रकार से ये तीन हो गए। इसके अलावा एक और भी होता है थाइमीन, थाइमीन इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T से, ये होता है आपका थाइमीन। और अगर हम लोग यहाँ पर RNA की बात करें तो RNA में जो क्षारक होते हैं उसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर चार क्षारक थे, उसी प्रकार RNA में भी चार होते हैं, लेकिन जो ये तीन हैं ये तीनों इसमें भी होते हैं, यानी कि इसमें एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, इसके अलावा साइटोसिन भी होगा। लेकिन जो चौथा क्षारक इसमें थाइमीन था, इसमें चौथा क्षारक जो होता है वो होता है यूरेसिल, यूरेसिल। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है DNA इसके अलावा RNA में जो क्षारक होते हैं इसमें पहले के तीनों क्षारक जो है वो समान होते हैं। इसके अलावा जो चौथा